बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। विनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहज़ादा मोइन नाज़िर। हम अपने प्रोग्राम में क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और दीगर खेलों पर बात करते हैं और इसके साथ कोशिश करते हैं जो खेल ग्रास रूट लेवल पर खेले जाएँ उसको अपने प्रोग्राम में डिस्कस करें। पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ पहला वनडे मैच जो है जो सीरीज़ है 3 वनडे मैचेस की, उसमें पहले मैच में कामयाबी हासिल कर ली पाकिस्तान ने। गो के अगर कल का मैच अगर देखा जाए तो जिस विकेट पर मैच खेला जा रहा था बॉस से, उस पर अब सवालिया निशानात उठते हुए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान ने पहले बैटिंग किए तो उसमें 201 रन पाकिस्तान ने स्कोर किया। इमामुल हक ने ज़बरदस्त बैटिंग का मुजाहरा किया, 61 रन की शानदार बल्लेबाजी की। फिर इफ्तिखार अहमद और शादाब खान ने थोड़ी सी उनका भरपूर तौर पर साथ दिया और आखिरी लम्हात में जो सबसे इंपॉर्टेंट इनिंग खेलते हुए नजर आए वो नसीम शाह के साथ हमने देखा कि बड़ी ज़बरदस्त फिनिश करते हुए, जो अगर वो इस मुकाम तक 55 रन की जो है पार्टनरशिप नहीं होती तो शायद पाकिस्तान जो है इस मैच में कामयाबी हासिल करने से शायद दूर नज़र आता है। कल के मैच के अगर हवाले से हम बात कर लें तो फिर पाकिस्तान के बॉलर्स की बारी जब आई तो ऐसा लगता था कि पाकिस्तानी टीम जो है आसानी अफगानिस्तान की टीम ये टारगेट चेस करती दिखाई देगी, लेकिन पाकिस्तानी बॉलर्स की जानिब से शाहिन शाह आफरीदी ने पहले टाक बैठाई और उसके बाद भरपूर तौर पर वार करते हुए दिखाई दिए हारिस रऊफ, जिन्होंने कल के मैच में 5 खिलाड़ी को आउट किया और वनडे कैरियर के अंदर पहली दफ़ा 5 विकेटें हासिल करने वाले बॉलर अपने 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 कारकर्दगी में पहली दफ़ा 5 विकेटें हासिल की उन्होंने। उसके साथ साथ अगर बात कर लें, क्योंकि अगर अफगानिस्तान के टीम के हवाले से बात करें तो अफ़गान की बैटिंग बड़ी मजबूत नज़र आ रही थी, लेकिन कल एक दफ़ा फिर फ्लॉप हुई उनकी बैटिंग और ऐसी फ्लॉप हुई कि वह पाकिस्तान बल्कि वनडे कैरियर के अंदर अफगानिस्तान की टीम सबसे कम रन पर कल स्कोर पर आउट होती हुई दिखाई दी। सारे सूरत हाल पर भी बात करेंगे और साथ साथ आज ही नेपाल क्रिकेट टीम जो है एशिया कप के लिए कराची पहुँच गई है, जहाँ पर वो 2 रोज़ से जो है यहाँ पर प्रैक्टिस करेगी और साथ साथ एक नुमाइशी मैच भी यहाँ पर खेला जाएगा। इस हवाले से भी बात करेंगे और दीगर खेलों के हवाले से भी अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में हमारे साथी स्पोर्ट्स एनालिस्ट है रियाजुद्दीन साहब, जो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। उनके साथ साथ आरिफ वहीद खान साहब मौजूद हैं, जो रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन कराची जोन 2 के सेक्रेटरी हैं और इसके साथ साथ स्पोर्ट्स एनालिस्ट भी हैं, हमारे साथ अक्सर प्रोग्राम पर यहाँ पर मौजूद रहते हैं। सबसे पहले रियाज साहब की तरफ चलते हैं। रियाज साहब, कल के मैच के हवाले से क्या कहेंगे? एक वक्त ऐसा लग रहा था जब मैं लाइव प्रोग्राम कर रहा था कल शो, तो उस दौरान जब आपसे मैंने विपल लिया था तो उस दौरान ऐसा लग रहा था कि अफगानिस्तान की टीम बासानी 202 रन का टारगेट आसानी से चेस कर लेगी, लेकिन पाकिस्तानी बॉलर्स जिस तरह मशहूर हैं इस वक्त अगर पूरी दुनिया में देख रहे हैं तो पाकिस्तानी बॉलर्स की धाक बढ़ाई हुई है हर टीम के खिलाफ। वही कुछ हुआ, पाकिस्तानी बॉलर्स ने अपनी शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया और अफगानिस्तान को वनडे कैरियर के अंदर सबसे कम रन पर अफगानिस्तान को आउट करती दिखाई दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया शहज़ादा मोइन। देखें, जिस तरह से मतलब अब वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है और उससे पहले एशिया कप हो रहा है और एशिया कप के सारे मैचेस ज़ाहिर है श्रीलंका की विकेटों पे होंगे और जिस तरह से पाकिस्तान कल बैटिंग कर रहा था और जो सिचुएशन बनी थी और हमारी जब कल बात हो रही थी इसी प्रोग्राम में तो वो तो बड़ी ख़तरनाक थी। और जिस तरह मतलब ये कि 2021 के बाद में ऐसा लग रहा था आपको कि अफगानिस्तान बआसानी चेस कर लेगा जब 201 रन का स्कोर। उसकी बुनियादी वजह यह है कि लास्ट जो वर्ल्ड कप हुआ था उसमें अफगानिस्तान की टीम ने एक्स्ट्रा ऑर्डनरी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया था बाज़ बड़ी टीमों के खिलाफ, क्योंकि वो हार गए थे, लेकिन उन्होंने जो झलक दिखाई थी ना तो उससे तो यही लगता है फिर ये कि उनके लिए जो एक चीज़ मशहूर है कि वो डार्क हॉर्स हैं और किसी भी वक्त किसी भी टीम के खिलाफ अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर सकते हैं। तो इसमें तो कोई शक नहीं कि उनके स्पिनर्स ने हमारी टीम का भट्टा बैठा दिया था। और मतलब ये कि आप ये देखें कि खुद बाबर आजम जो है वो 2021 के बाद पहली मरतबा वो 0 पे आउट हुए और मतलब ये कि एक्स्ट्रा ऑर्डनरी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया और हमारे 3 ही या 4 बैट्समैन थे जो रन्स बना सके, बाकी कोई भी रन्स नहीं बना सके। लेकिन जब टीम कोई रन्स कम बनाती है तो उनके बॉलर्स पे उसका दबाव जो है वो आ जाता है, फिर बड़ा मुश्किल होता है कि वो मतलब बॉलर जो हैं वो इतने कम स्कोर का दिफा कर सकें। और यही स्कोर अगर देखें इंडिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होता तो शायद हम इसका दिफा नहीं कर सकते थे, हमारे बॉलर पे प्रेशर होता। लेकिन लकीली जो हमारे शुरू के ओवर से और हमारे बॉलर्स ने एक्स्ट्रा ऑर्डनरी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया, न सिर्फ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया बल्कि उनकी पूरी टीम को 59 रन से बाहर करके और आप 142 रन से जीत गए। तो जो इसके मतलब ये एक ऐसा फतह थी, एक ऐसा ज़लज़ला था जिसके झटके जो है ना वो इंडिया में भी महसूस किए गए
होंगे, इंग्लैंड में भी और ऑस्ट्रेलिया में भी महसूस किए गए होंगे, लेकिन इंडिया में इसके झटके जो है ज़्यादा महसूस किए जा रहे अफगानिस्तान होंगे। में भी इसके झटके महसूस ज़्यादा भी महसूस किए गए होंगे। अफगानिस्तान के खिलाफ तो जाहिर है वो तो झटके उनकी टीम को तो जाहिर है तहस नहस कर दिया, तो वहाँ तो झटके जो है अभी तक महसूस हो रहे होंगे। और इसके झटके जो बकिया 2 मैचेस हैं उसमें भी मतलब ये कि उनका पीछा करते रहेंगे। तो पाकिस्तान ने हम कहते रहे ना, हमेशा से एक बात कहते हैं कि पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस में कंसिस्टेंसी नहीं है, अनप्रिडिक्टेबल रही है और हमारी टीम किसी भी वक्त कुछ कर सकती है। लेकिन आप ये देखें कुछ हालिया 2-4-6 महीने में हमारी टीम की एक अच्छी कंसिस्टेंसी आ गई थी, अच्छी परफॉर्मेंस पेश कर रही थी। लेकिन देखें ये एक बड़ा अच्छा कमबैक है और हमारी पूरी टीम के लिए एक बड़ी अच्छी बात है कि अगर बैटिंग में कुछ शोबे में हमारी टीम वो परफॉर्मेंस नहीं पेश कर सकी जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे अपने खिलाड़ियों से, तो वो कम से कम उसको पूरा कर दिया हमारे बॉलर्स ने। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर जैसे हमारे मतलब कप्तान बाबर आजम जो 0 पे आउट हो गए, तो मैं ये समझता हूँ ज़ाती तौर पे कि इतना दोष नहीं होना चाहिए, इसलिए कि देखें कोई एक प्लेयर की या 2 प्लेयर्स की जिम्मेदारी थोड़ी है कि वो हमेशा रन्स बनाएं। देखिए प्लेयर है, इंसान है, कभी कभी नहीं बनाता है, तो उसमें मेरे ख्याल से कोई ऐसी बात नहीं थी। और ये भी हो सकता है कि हमारी बॉलिंग नहीं चलती और हम हार जाते, लेकिन जो हमारे अच्छे परफॉर्मेंस देने वाले प्लेयर हैं जैसे बाबर आजम हो गए या रिजवान हो गए, तो अगर इन्होंने परफॉर्मेंस पेश नहीं की थी तो मैं समझता हूँ कि इनके खिलाफ कोई बात नहीं होनी चाहिए थी। होता है, लेकिन ये बड़ी अच्छी बात है कि इनसे अपने इमामुल हक को 2 मौके मिले उनको, लेकिन ये क्या वो सरवाइव किया उन्होंने और वो एक अच्छा मतलब ये कि इनिंग्स खेलने में कामयाब रहे। इसी तरह शादाब ने 39 रन बनाए, फिर उसके बाद इफ्तिखार ने भी किसी हद तक 30 रन बनाए, फिर रिजवान ने 21 रन बनाए। तो ये 4 खिलाड़ी ऐसे थे जिन्होंने अपना हिस्सा जो है वो अदा किया। तो मैं ये समझता हूँ कि कल की जो फतह है वो हमारे बॉलर्स के नाम है, और जिस तरह से हारिफ रऊफ ने मतलब परफॉर्मेंस की पेश की है वो तो मतलब मार्कतुल आ रहा है, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी। और ऐसी परफॉर्मेंस बहुत कम मौक़ों पे ऐसा होता है कि हमारे जो मतलब बॉलर्स हैं वो पेश करते हो। और हम इससे पहले भी प्रोग्राम में ये बात करते रहे हैं कि हारिस रऊफ में मतलब माशाल्लाह ये एक्सपर्टीज़ आ गई हैं कि वो जो है आखिर तक अपना रिदम जो है बरकरार रखते हैं, और उनकी क्वालिटी ये है कि वो स्पीड से नहीं बल्कि वो क्वालिटी से मतलब ये कि जो बैट्समैन बिल्कुल ऐसा, इस पे मजीद भी बात करेंगे। आरिफ वहीद खान साहब, सबसे पहले तो आप हज कर आए, इसकी मुबारकबाद है, और उसके साथ साथ जिस तरह मतलब शहजादा हमारी तरफ से भी आपको बहुत बहुत मुबारक हो, अल्लाह ताला आपकी इबादत को कबूल करे और हमें भी दुआ दीजिएगा। अरे भाई बात हो रही थी क्रिकेट के हवाले से, और अगर हम देखें तो कल बाकायदा तौर पर एक ऐसा महसूस हो रहा है जब 201 रन हमने स्कोर किए तो ऐसा लगता था अफगानिस्तान जो है इस मैच को बड़ा टफ टाइम देता हुआ नज़र आएगा। कल के मैच में हमने देखा कि फिर जब पाकिस्तान की बॉलिंग की बारी आई तो पाकिस्तानी बॉलर्स ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया, और ख़ासकर हारिस रऊफ जिन्होंने अपने कैरियर की पहली दफ़ा वनडे में 5 विकेटें हासिल की। आप क्या समझ रहे हैं कतई नज़र कि हमने कल के मैच में कामयाबी हासिल कर ली, जिसका डर खौफ हमें लगता नज़र आ रहा है एशियन विकेटों पर कि हम स्पिनर्स के ख़िलाफ़ मुसलसल जो है मुश्किलात का सामना हमें करना पड़ेगा, और कल भी ऐसा ही कुछ हुआ। क्या कहेंगे, अब तक हम इस पर काबू पाने में नाकाम नज़र आए स्पिनर्स के खिलाफ? बहुत शुक्रिया आप दोनों हजरात का। और जिस तरह आपने कहा कि इसे हार जीत से कतई नज़र अगर हम देखे जाएँ तो दोनों टीमों ने अपनी रिवायती क्रिकेट खेली है और अपनी अपनी स्ट्रेंथ ही पे खेली है। तो उसमें अगर स्टेट्स में देखें तो पाकिस्तान के जो फास्ट बॉलर हैं उन्होंने 8 विकेट लिए, तो इसका मतलब है कि उन्होंने अपनी जो स्ट्रेंथ थी फास्ट बॉलिंग उसको भरपूर इस्तेमाल किया। और दूसरी तरफ अफगानिस्तान की भी देखी जाए तो उनकी स्ट्रेंथ स्पिन बॉलिंग है जो कि इस वक्त दुनिया की टॉप बॉलिंग के अंदर आती है, थे उन्होंने 7 विकेटें ली। तो दोनों टीमों ने अपनी अपनी रिवायती तौर पर क्रिकेट खेली और अपनी अपनी स्ट्रेंथ पर खेली। उसके अंदर अफगानिस्तान की अगर कारकर्दगी देखें तो वो चूँकि शॉर्ट फॉर्मेट की क्रिकेट में ज़्यादा वो खेलते हैं ज़्यादा, और ज़्यादा उनकी जो स्ट्रेंथ है शॉर्ट फॉर्मेट की, और वो उनकी कारकर्दगी ज़्यादातर यही होता है। वनडे में शायद नुकसान यही नज़र आ रहा है। वनडे बिल्कुल भी जाहिर है कि फॉर्मेट बन जाता है उनका, और जिस तरीके से अभी उन्होंने बांग्लादेश और श्रीलंका के खिलाफ भी सीरीज़ खेली है और T20 की सीरीज़ उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ जीती भी है, तो एक मिजाज बन जाता है। और हमेशा से अभी देखा जाए तो अफगानिस्तान की कारकर्दगी में कंसिस्टेंसी नहीं आई है, वो तसलसल नहीं आया है, मगर ये चौंका देने वाली कारकर्दगी वो किसी भी वक्त दिखा सकते हैं। तो उसकी वजह यही है कि जब शॉर्ट फॉर्मेट के बाद आपके पास टाइम होता है कि आप कोई भी कारकर्दगी दिखा सकते हैं, मगर चूंकि ये लॉन्ग क्रिकेट है इसके अंदर जो है दूसरी टीमों के पास मौका होता है कि वो कमबैक करें। तो पाकिस्तान ने कम स्कोर के बावजूद कमबैक किया और अपनी जो उनकी स्ट्रेंथ थी उस बॉलिंग के मुताबिक उन्होंने गेंद कराई। चूँकि गो के अगर थोड़ी सी विकेट के अंदर प्रॉब्लम ज़रूर थी
कि उसमें बड़े स्कोर की ये विकेट नहीं थी। मगर इसमें एक ये सबक ये भी है कि जब अगर जिम्मेदारी के साथ खेले जाए, जिस तरह नज़र आया इमाम उल हक के जिन इसमें कि अगर आप जिम्मेदारी के साथ खेलें, प्रोफेशनल जो क्रिकेटर्स होते हैं या बैट्समैन होते हैं उनको हर किस्म की विकेट के ऊपर खेलना चाहिए। लेकिन 2 चांस तो इमाम उल हक को भी मिले ना आरिफ वहीद खान साहब। जी, इमाम उल हक को भी 2 चांस मिले, मगर उसके बाद उन्होंने करा। मगर दूसरे जो लोग हैं जिन्होंने रन्स किए, इफ्तिखार की मिसाल ले लें, शादाब की मिसाल ले लें, जिन लोगों ने भी अगर रन्स किए तो यकीनन ये कि मगर चूंकि आपके पास एनालिसिस होने चाहिए कि आपकी विकेट की क्या बिहेवियर क्या है, उस बिहेवियर के हिसाब से करें। तो चूंकि अफगानिस्तान के खिलाफ ये स्कोर मैं समझता हूँ कि अच्छा टारगेट था जो हमारी फास्ट बॉलिंग। असल में आरिफ वहीद खान साहब, मेरा सवाल बेसिकली यही था कि हम अब तक स्पिनर से, एशियन विकेटों पर स्पिनर से फंसते चले आ रहे हैं और कल भी यही कुछ हुआ। स्पिनर्स के खिलाफ हम क्यों फंसे? क्योंकि हमने अभी एशिया कप और फिर वर्ल्ड कप भी जो है एशियन विकेटों पे खेलना है और वहाँ पर अगर ऐसी मुश्किलात रही तो वर्ल्ड कप हमारे पास बहुत करीब है। मैंने कल जो थोड़ा टेक्निकली ऑब्जर्व किया, और यकीनन वहाँ बाहर जो है कोचेस बैठे हुए होते हैं, इतने बड़े बड़े काबिल लोग बैठे होते हैं, तो मैं जो थोड़ा सा ऑब्जर्व किया टेक्निकली कि ये अफगानिस्तान के बॉलर थे जिसके अच्छा फुटवर्क था, जिसने बैक फुट पे जाके अच्छा खेला। अगर आप इमाम उल हक की इनिंग्स देखें, रिजवान की देखें, तो उन्होंने मुजीब को इसी तरह खेला या राशिद को इसी तरह खेला। उन्होंने बैक फुट पे बहुत ज़्यादा शॉट खेले, जिसकी वजह से वो इतने ज़्यादा इनके खिलाफ कामयाब नजर आए। मगर जो एकदम जिस तरह बाबर आजम आउट हुए, जो फ्रंट फुट पर आ रहे थे, तो वो यकीनन यहीं कहीं ना कहीं फंस रहे थे वहाँ पर। तो एक स्ट्रेटजी बनानी चाहिए कि ऐसा बॉलर नहीं है कि ये अनप्लेएबल बॉलर है, मगर इसकी कोई स्ट्रेटजी होनी चाहिए। और यकीनन आने वाला जो वर्ल्ड कप है उसके अंदर ये सारी टीमें होंगी, सारी चीज़ें उसकी तैयारियां कर रहे हैं। तो ये बेहतरीन मौका है कि अपनी खामियों पे अभी काबू पाएँ, ताकि हम आगे अभी एशिया कप है और ये इसके पूरी तैयारी रखें। और ये पूरी जो उनके पास जो एक्सपर्टीज़ बैठी हुई है कि उसका काम है कि यहाँ पर इसको यूज़ करें, देखें, ऑब्जर्व करें। अच्छा आरिफ भाई, हारिस रऊफ के हवाले से क्या कहेंगे, जहां T20 में बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा कर रहे हैं और फिर हमने देखा कल के वनडे में भी उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा किया, 5 विकेटें कल के मैच में हासिल की और पहली दफ़ा वनडे कैरियर के अंदर उन्होंने 5 विकेटें हासिल की हैं। कैसा देख रहे हैं फ्यूचर उनका मज़ीद? देखिए, एक तो ये है कि सबसे बड़ी जो उनकी क्वालिटी है कि बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, हार्ड वर्किंग जो है उनकी स्ट्रेंथ है। फिर उनकी जो लेंथ है ना, वो उससे नहीं हटते, जिसकी वजह से बैट्समैन को खेलने में प्रॉब्लम्स होती है। और इस किस्म की विकेट पे जहाँ पर लंबे स्कोर वाली विकेट नहीं होती, उसके अंदर तो हारिस रऊफ जैसे बॉलर ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। और यही वजह है कि उन्होंने अपनी सिर्फ लाइंथ और लेंथ को कंट्रोल किया और बैट्समैन खुद आउट होते चले गए। तो ये इस किस्म की विकेटों पर तो हारिस रऊफ बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नजर आएंगे। कहीं भी इस तरह की विकेटें आएंगी जहाँ पर लो स्कोरिंग मैच होंगे, उसमें हारिस रऊफ जो है आपको देखेगा बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नजर आएंगे। अच्छा आरिफ भाई खान साहब, अक्सर हम देखते हैं कि पाकिस्तान जब वनडे काफ़ी अरसे के बाद खेल रहा होता है तो उसमें हम देखते हैं कि पाकिस्तानी बॉलर्स अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा कर देते हैं और अक्सर यही देखा गया है कि पाकिस्तानी बैटर्स नाकाम नज़र आते हैं। क्या कहेंगे इस पर, कि या पुरानी रिवायत चली आ रही है इस तरह? देखिए, कुछ पुरानी रिवायत है और बदकिस्मती सी ये है कि एक तो ये कि हमारी स्ट्रेंथ जो है, हमने हमेशा जो जितनी भी बड़ी फतहात हासिल की हैं हमेशा हमने फास्ट बॉलिंग की वजह से, पिछले आप वर्ल्ड कप में भी देख लें कि इनकी नसीम शाह की और शाहीन शाह की, आफरीदी की बोलेंगे। मगर हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारी जो स्ट्रेंथ है, जो बैटिंग है, वो बिल्कुल डेप्थ नहीं है उसके अंदर। हम बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं कि बाबर आजम और रिजवान की इनिंग्स पे, जब बाबर आजम और रिजवान की इनिंग्स को फेल हो जाएंगे तो क्या उसके बाद हम बड़े स्कोर की तरफ नहीं जा सकेंगे? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि हम बाबर और रिजवान के बगैर भी क्या हम बड़े स्कोर अचीव करेंगे वर्ल्ड कप के अंदर? यकीनन बनाएंगे। और कोई भी बैट्समैन ऐसा नहीं होता कि जो हर मैच के अंदर आपको स्कोर करके दे। तो ये तो जाहिर है कि बाबर आजम की एक क्लास है और बड़ी इनिंग्स हैं उनकी, उनका बड़ा स्टेट्स है सारे, मगर वो हर मैच में स्कोर नहीं कर पाएंगे। मगर ये इनके लिए एडमिनिस्ट्रेशन जो भी इनके लिए सवालिया निशान है कि जहाँ बाबर आजम स्कोर नहीं करेंगे वहाँ पर जो दूसरे बैट्समैन मिडिल ऑर्डर का क्या होगा? बिल्कुल है, इस पर मजीद भी बात करेंगे। बाबर आजम ही पे आ जाते हैं रियाजुद्दीन साहब। बाबर आजम ICC जो वनडे रैंकिंग आज जारी की है उसमें बाबर आजम जो है नंबर 1 बैटर्स के तौर पर आए हैं। फिर कल 61 रन की इनिंग खेलने वाले इमाम उल हक एक दर्जा ऊपर आए हैं और वो तीसरी पोजीशन पे आ गए। फ़खर जमान 5वीं पोजीशन पर हैं। कैसा देख रहे हैं बाबर आजम को वनडे रैंकिंग के अंदर? देखिए, बाबर आजम की जो मतलब ICC के इससे पहले भी तमाम वो अवार्ड जीत चुके हैं, तो मैं ही समझता हूँ कि हमारे जितने भी बैटर जो हैं जो रैंकिंग में आ रहे हैं, वो मेरे ख्याल से उनकी परफॉर्मेंस आप सही है। इसलिए कि देखें, दुनिया में क्रिकेट हो रही है, दुनिया के क्रिकेट की और भी बड़ी बड़ी टीमें हैं, वो जिस अंदाज से मतलब खेल रही हैं, तो वो तो फिर आप मतलब है कि उसमें ये तय कर लेंगे जी सिर्फ हमारे ही तमाम बैट्समैन जो है हमेशा परफॉर्मेंस पेश करते रहें, तो ऐसा नहीं होगा। लेकिन मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि बाबर आजम की जो परफॉर्मेंस है एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। इसमें कोई शक नहीं है कि मतलब 2019 के बाद जो है वो 2021 के बाद 16वीं मरतबा जो है वो
0 पे आउट हुए हैं। तो ये ज़ाहिर है जब इतनी आप क्रिकेट खेलेंगे तो ये सारी चीज़ें तो चलती रहती हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि ऑन द होल जो है हमारी टीम की परफॉर्मेंस जो है वो सेटिस्फाइड है, और रैंकिंग जो है हमारे खिलाड़ियों की बिल्कुल मतलब ये कि ठीक है। जहाँ तक बाबर आजम की बात है, बाबर आजम की तो खैर कोई क्लास ही नहीं है, और अगर वो अच्छी मतलब रैंकिंग में रहते हैं तो वो तो वेल एंड गुड, और अगर किसी वजह से उनकी मतलब परफॉर्मेंस नीचे आती है या उनकी रैंकिंग नीचे होती है तो उसमें कोई ऐसे मजाकी की बात नहीं है। उसकी वजह ये है कि उनकी अभी जो जिस अंदाज से वो खेल रहे हैं और जो हम देख रहे हैं उनको खेलते हुए, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है, जो उनकी मतलब फिटनेस लेवल है, जो उनको मतलब अपनी टेक्निकलिटीज़ पर जो अबूर है, तो हम ये समझते हैं कि अभी फ्यूचर जो है उनका काफ़ी बाकी है और उसमें मज़ीद मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डनरी परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर सकते हैं। और एक बात और शहजादा मैं यह कहूँगा कि बाबर आजम जिनको हम पिछले साल या पिछले आज से चंद माह कबल उनको हम क्रिटिसाइज़ किया करते थे कि जी उनकी कैप्टनशिप में वो चीज़ नहीं है जो मतलब होनी चाहिए, क्रिएशन होना चाहिए और ग्राउंड के अंदर नज़र आना चाहिए। तो मैं ही समझता हूँ कि स्लोली बट ग्रेजुअली जो है वो निस्बतन बेहतर। अच्छा, बाबर के हवाले से अगर थोड़ी सी बात कर लें रियाजुद्दीन साहब, तो बाबर आजम 4 दफ़ा अब तक अपने कैरियर के अंदर वनडे में जो है 0 पे आउट हुए हैं, और इसका मुआवजा अगर हम साबका कप्तान सरफराज अहमद से कर लें जिन्होंने तकरीबन 117 मैचेस खेले हैं वनडे और उसमें वो एक ही दफ़ा 0 पे आउट हुए हैं, क्या कहेंगे इन दोनों के कैरियर के हवाले से? देखें शहजादा, ये कोई इतनी ऐसी कंपैरिजन करने वाली बात नहीं है। मैं समझता हूँ कि दोनों बड़े बैट्समैन हैं, दोनों बड़े खिलाड़ी हैं, दोनों ने अपनी मतलब परफॉर्मेंस को जस्टिफाई किया और बाज़ मतलब ऐसे मौके पे किया है जब आपकी टीम फंसी हुई होती थी और आपके जीत के लिए किरदार अदा किया। आपने चूंकि सरफराज का भी नाम साथ में शामिल कर दिया, तो मैं ये समझता हूँ कि सरफराज को तो अभी कंटिन्यू क्रिकेट में टीमों में होना चाहिए था। उनके साथ ये सरासर ज्यादती की गई है। सऊद शकील के साथ भी ज्यादती की गई कि उनको एशिया कप की टीम में नहीं रखा, और ख़ास तौर से सरफराज जिन्होंने मतलब आप ये देखें ना कि इंग्लैंड में उनके बेहतर कप्तान किसको तस्लीम करते हैं? बेहतर कप्तान जो सरफराज हैं, इसमें तो कोई शक नहीं। उन्होंने मतलब जस्टिफाई किया है, और वो जो पाकिस्तान क्रिकेट के वाहिद कप्तान हैं जिन्होंने आईसीसी के 2 बड़े इवेंट्स में तीनों फॉर्मेट में तीनों फॉर्मेट है। अभी तक तो मैं समझता हूं कि उन्होंने तीनों फॉर्मेट में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया, और जब 3 साल या 2.5 साल पहले उनको निकाला था तो वो सरासर उनके साथ नाइंसाफी थी, ज्यादती थी, बैक कलम जुम्बिश आपने जो है एक ही मतलब झटके में जो है तीनों फॉर्मेट से आपने बाहर कर दिया। मैं ये समझता हूँ कि ये हमारा एक ऐसा माइंड सेट है जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुख्तलिफ मतलब कमेटियों में बैठा है, जो कतई तौर पर मतलब ये नहीं चाहता कि वो लड़के जिनकी वो ये समझते हैं कि जिनकी कोई से नहीं है, लॉबी नहीं है, और गो के उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है लेकिन उनको एक पुरखाश होती है और वो उनको टीमों से बाहर कर देते हैं। जिन खिलाड़ियों की लॉबी स्ट्रांग होती है, उनकी से होती है, उनको निकालने में थोड़ी मुश्किल होती है। ऐसा लॉबियों की बात आ गई, हमारे भी कुछ जराए हैं वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो चेयरमैन है ज़का अशरफ है, शायद उनसे वो सीट भी अब छीनने जाने के इम्कान हैं। जी बिल्कुल, इसके इम्कान बढ़ गए हैं, और मेरा ख्याल है कि ये बाकायदा मतलब जो इंटरिम गवर्नमेंट है वहाँ से कोई एक ऐसा किसी जगह से लेटर मूव हुआ है जिसमें ये कहा गया है कि पॉलिटिकल बुनियाद पर जो है मतलब पोस्टिंग जो है वो नहीं होगी। तो हमें अब ये देखना होगा, ये तो हमें बहुत पहले देखना चाहिए था। अच्छा, हमारे बदकिस्मती से जहाँ बड़ी अच्छी चीज़ें हैं वहाँ ये चीज़ें भी हैं कि ये सारी चीज़ें होती रही हैं। देखें ना, अगर 7-8 महीने में अगर ये चौथे मतलब चेंज होंगे तो कितनी जगहसाई की बात है पूरी दुनिया में। और यही वजह है जो हमारी सिस्टम की ख़राबी है, चाहे वो बोर्ड में चाहे टीमों में, उसकी वजह से हमें दुनिया में इज्जत नहीं मिलती। अगर हम जो हाइब्रिड मॉडल पर हमें मजबूर किया गया तो वो इन्हीं हरकतों की वजह से मजबूर किया गया। आप ये देखें ना कि नजम सेठी से बात की, आईसीसी का वफ्द आया था, जेफ डाइस आए थे और बार्कले आए थे। 8-10 दिन पहले उन्होंने मुलाकात की, जो भी बातें हुई होंगी वर्ल्ड कप से मुतालिक, एशिया कप से मुतालिक, और 8-10 दिन बाद जो है वो ज़का अशरफ साहब आ गए। मतलब ये चीज़ें ऐसी हैं, तो जब दुनिया हमें देखती है इस तनाजुर में तो जाहिर है फिर हमारी ना इज्जत करती है ना हमारी बातों की वक़्त होती है, और फिर हम जो है इसी तरह से हाइब्रिड मॉडल पे खेलने मजबूर होते हैं। जिस तरह से आपने देखा कि एशिया कप जो है सिर्फ नाम का है यार, 4 मैचेस सिर्फ पाकिस्तान में जो कि एशिया कप का मेज़बान है, 9 मैचेस वहाँ पे। अब आप ये देखें श्रीलंका में जो उनकी गैर मैरी विकेटें उस पर सवाल उठने लगे हैं, और कल का जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मैच था वो भी इसकी बेहतरीन मिसाल है कि जो पहला सेशन था जब अफगानिस्तान की टीम बॉलिंग कर रही थी तो उनके तो स्पिनर्स छाए हुए थे, और जब हमने बॉलिंग की तो हमारे फास्ट बॉलर छाए हुए थे। तो मतलब इस तरह की विकेट जो है, अब आप ये देखें ना, हमने तो चले 201 रन बना लिए, उनकी टीम 59 रन पे बाहर हो गई। इसका मतलब ये है
कि वहाँ की विकेटों पे प्रॉब्लम है। और जब आपके ये एशिया तो के लास्ट मैचेस अगर हम देखें तो उनका जो लीग अभी हो रही थी, लास्ट लीग, उसमें भी फाइनल में 48 रन स्कोर हुए और फिर बाकायदा तौर पर देखें उस पर भी तनकीद का सामना करना पड़ा था उन्हें। देखिए ना, विकेटों के मुतालिक तो बात हो रही है कि जो 2 मैचेस हुए थे उसमें मतलब है कि 100 से कम रन बने थे और बाज़ मैचेस थे उसमें जो है 180 रन भी नहीं बन सके। तो विकेटों तो वहाँ पर मुस्तकिल मतलब ये कि उस पर कंट्रोवर्सी भी है और उसको तनकीद का निशाना भी बनाया जा रहा है। अब आप ये देखें, खुद इंडिया में आप ये देखें कि इतना बड़ा वर्ल्ड कप हो रहा है, इंडिया जो अपने आप को ये कहता है कि जी हम हर चीज़ में बड़े खुद कफील हैं, हर चीज़ में हमारी सारी चीज़ें बेहतर हैं। मेरे ख्याल से कई सालों के बाद ये पहला वर्ल्ड कप हो रहा है। हालांकि जितने भी वर्ल्ड कप हुए इससे पहले, चाहे वो आप इंग्लैंड में देख लें, दुबई में देख लें, ऑस्ट्रेलिया में देख लें, हम वहाँ जाते रहे, वहाँ पे देखते रहे, ये 8-8 महीने पहले उसका रियाज साहब schedule आ आपसे जाता था। मजीद भी बात करेंगे इस के हवाले से। इस वक्त हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन कर लिया है सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट उबैद अवान साहब ने। उबैद साहब, विनर्स स्पोर्ट्स में बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने का। क्या कहेंगे कल के मैच के हवाले से? पाकिस्तान की अच्छी परफॉर्मेंस रही, गो के पाकिस्तानी बैटर्स कोई ख़ास कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं कर सके, लेकिन पाकिस्तानी बॉलर्स ने ज़रूर भरम रख लिया कल के मैच में। अस्सलाम वालेकुम शहजादा अमीन, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे टाइम दिया। बिल्कुल आपने सही कहा, पाकिस्तान ने स्कोर ज़्यादा नहीं बनाया था लेकिन उसके बावजूद बड़ी अच्छी फाइट की। और शुरू में तो ये कहा जा रहा था कि पाकिस्तान के बैटर जो है वो नाकाम हुए क्योंकि स्कोर बोर्ड पे कोई इतना बड़ा स्कोर नहीं था। 201 रन जो है वो आजकल जो है वो T20 में आराम से बन जाते हैं। तो वनडे में आजकल इस स्कोर को तो जो है वो कोई भी टीम खातर में नहीं लाती। और अफगानिस्तान की अच्छी टीम है, अच्छे बैटर्स हैं उनके पास, तो लग ये रहा था कि एक अच्छा मुकाबला होगा और अफगानिस्तान के लिए चांसेस थे। लेकिन जिस तरह की बॉलिंग शुरू में शाहीन ने की और फिर नसीम शाह ने उनका साथ दिया और उसके बाद जब एक तबाहकुन स्पेल किया हारिस रऊफ ने, तो फिर कोई जो है वो मौका नहीं बना अफगानिस्तान की टीम के लिए वो मैच में वापस आते। तो एक अच्छा मैच रहा ओवरऑल और मेरे ख्याल में इसके लिए अच्छी प्रैक्टिस हुई। हालांकि बाबर आजम का ये कहना था कि वो 250 रन बनाना चाहते थे इस विकेट के ऊपर, लेकिन वो नहीं बन सके। उसके बावजूद टीम की परफॉर्मेंस जो है वो काफ़ी अच्छी रही। हालांकि बाबर खुद जो है वो स्कोर नहीं कर सके और बाकी जिस तरह से इमाम ने इनिंग को संभाला दिया और इमाम के साथ जिस तरह से पार्टनरशिप लगी, पहले सफार के साथ फिर शादाब के साथ, तो वो पार्टनरशिप थी जिन्होंने पाकिस्तान सबसे इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप है नसीम शाह के साथ, आप क्या कहते हैं, जो आखिरी विकेटों पे लगती हुई नजर आई? नसीम शाह ने बैटिंग और बॉलिंग दोनों में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई। और पहले उन्होंने बैटिंग में जिस तरह से बैटिंग की 27 गेंदों पर 18-19 रन उन्होंने बनाए, तो वो बड़े क्रूशल थे क्योंकि उसकी वजह से पाकिस्तान जो है वो 200 का हिस्सा क्रॉस कर पाया, वरना ये स्कोर और भी कम होता। फिर बॉलिंग में उन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग की। तो नसीम शाह जो है वो मेरे ख्याल में वो शायद आकिब जवेद ने जो उनके हवाले से एक बात की थी कि जमान खान को वो ज्यादा अच्छा रेट करते हैं नसीम के मुकाबले में, तो शायद वो उसको दिल पर ले गए और उन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई दोनों शोबों के अंदर। और फिर हारिस रऊफ ने जो पहली दफ़ा वनडे कैरियर के अंदर 5 विकेट हासिल की हैं, उनकी परफॉर्मेंस के हवाले से क्या कहेंगे? क्योंकि हारिस ने बड़ा अच्छा स्पेल किया और उन्हें विकेट से भी मदद मिली। फिर साथी बॉलर्स ने जिस तरह उनको स्टार्ट किया, क्योंकि शुरू में क्रेडिट जरूर देना चाहिए, हालांकि हारिस की परफॉर्मेंस ठीक है, अच्छी थी, लेकिन उसके लिए एक प्लान जो है वो सेट किया शाहीन ने और नसीम शाह ने, तो उसको लेकर वो आगे बढ़े और उनकी परफॉर्मेंस जो है वो वहाँ पर नजर आई। तो मेरे ख्याल में हारिस ने बड़ी तेज गेंदें की और उन्होंने उसके ऊपर फोकस रखा कि उनकी स्पीड जो है वो ज्यादा होनी चाहिए और मेरे ख्याल में उसका उन्हें फायदा भी हुआ और विकेट का उन्होंने अच्छा इस्तेमाल किया। तो हारिस के लिए जो है वो कल का दिन बहुत लकी था। कल का दिन बड़ा लकी था हारिस के लिए। कल के मैच में अगर हम देखें तो एक जानिब जो है श्रीलंकन स्पिनर्स ने पाकिस्तानी बैटर्स को मुश्किलात में रखा, तो दूसरी तरफ पाकिस्तानी फास्ट बॉलिंग ने जो है बड़ा मुश्किलात पैदा की और फतह पाकिस्तान के समेटी। क्या कहेंगे कल, क्योंकि जिस विकेट पे मैच हो रहा था वहाँ पर अगर फारूकी के अलावा अगर हम देख लें तो दीगर जो स्पिनर्स थे श्रीलंका अफगानिस्तान के, उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा किया। पाकिस्तानी फास्ट बॉलिंग ने वहां पर इसी विकेट पर बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई। क्या कहेंगे दोनों में फर्क इस विकेट के हवाले से? विकेट मेरे ख्याल में ज्यादा जो है वो सूट कर रही थी फास्ट बॉलर्स के लिए और उसका फायदा उठाया पाकिस्तान के बॉलर्स ने। अफगानिस्तान के पास फास्ट बॉलर इतने ज्यादा अच्छे नहीं हैं और उनके पास स्पिनर जो है वो स्पिन अटैक उनका बहुत अच्छा है।
और उसका उन्होंने इस्तेमाल भी किया, विकेटें ली, और जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान को कम स्कोर पर आउट किया तो उस वक्त काफ़ी ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे थे सब अफगानिस्तान के तमाम खिलाड़ी। लेकिन जिस तरह से फास्ट बॉलर्स ने उसका रिप्लाई किया तो मेरे ख्याल में ज़्यादा जो विकेट का फायदा उठाया और ज़्यादा जो हेल्प ली वो फास्ट बॉलर्स की भी ली। पाकिस्तान के बैटर्स ने सर्वाइव किया स्पिनर्स के खिलाफ, और खासतौर से इमाम को देखें आप, उसकी जो इनिंग है तो स्पिनर्स के खिलाफ वो आजकल बहुत अच्छा खेल रहे हैं। बहुत कम लोग इसके ऊपर बात कर रहे हैं, लेकिन उसका क्रेडिट जो है वो इमाम को जरूर देना चाहिए। बात हो रही है स्पिनर्स को अच्छे खेलने की, तो अगर हम देखें तो माजी में जिस तरह सरफराज अहमद मिडिल ऑर्डर पर नंबर 6 पर आकर बैटिंग किया करते थे, स्पिनर्स को अच्छा खेला करते थे, इस टीम में वो मौजूद नहीं है, क्या कहेंगे सरफराज के हवाले से? वनडे में उनकी टीम में जगह जो है वो अब नहीं बन रही, क्योंकि आप देखें तो ये जो टीम बनाई गई है, या आगे अपने एशिया कप खेलना है, फिर वर्ल्ड कप खेलना है, तो उसमें जाहिर यही टीम होगी जो कि वर्ल्ड कप में भी जाएगी। तो मेरे ख्याल में सिलेक्टर्स ये समझ रहे हैं कि सरफराज की जगह है जो विकेट कीपर जो है वो यहाँ पर नहीं बन रही। जगह तो बनानी बैटिंग पड़ेगी। में वो एक ऐसे प्लेयर हैं जो कि स्ट्राइक को रोटेट कर सकते हैं, वो रन को लेकर चल सकते हैं, क्योंकि वो सिंगल डबल ज्यादा लेते हैं। तो मेरे ख्याल में सरफराज को अगर टीम में होते वो तो वो ज्यादा सूदमंद साबित हो सकते। बिल्कुल सूदमंद साबित होते हैं। उबैद अमान साहब, आखिरी एक सवाल है, इस वक्त जो ज़राए की खबरें आ रही हैं चेयरमैनशिप के हवाले से, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं सका अशरफ, उनकी भी कुर्सी डामलडोल नजर आ रही है, क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, पाकिस्तान है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सका अशरफ जो है वो कहीं जाने वाले हैं, क्योंकि उनके हवाले से एक वजाहत सामने आई थी कि वो जहाँ के नॉमिनेशन से पहले ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी से रिजाइन कर चुके थे। तो उस सूरत में फिर उनका बनता नहीं है कि इसको ये कहा जाए कि ये जो अपॉइंटमेंट है ये पॉलिटिकल है। लेकिन उसके बावजूद वजीर आजम के पास इख्तियार है, और वजीर आजम जो है वो अपना नुमाइंदा मुकर्रर कर सकते हैं COC में। और क्योंकि अभी इलेक्शन होना बाकी है, अभी ये इंटर्म सेटअप है, अभी ये मैनेजमेंट कमेटी है, और इसने जाकर इलेक्शन करवाने हैं। तो इलेक्शन से पहले अगर IPC मिनिस्ट्री वजीर आजम की हिदायत पर अगर कुछ चेंजिंग करती है तो मेरे ख्याल में वो हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ज़का अशरफ जो है वो कहीं जा रहे हैं, या भजन सेठी साहब वापस आ रहे हैं, या कोई और चीज के लिए आ रहा है। तो मेरे ख्याल में ज़का अशरफ जो है वही कंटिन्यू करेंगे। उबैद अमान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया वीनस स्पोर्ट्स में टाइम देने का। ज़बरदस्त गुफ्तगू कर रहे थे हमारे साथ। टेलीफोन लाइन पे उबैद अमान साहब थे, सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट है। दोबारा आरिफ वहीद खान साहब की तरफ आते हैं। बात हो रही थी सरफराज की। अगर हम इस टीम के अंदर देखें तो हम स्पिनर्स पे जिस तरह भी कहा कि कल भी हम मुश्किलात का सामना हमें करना पड़ा। नंबर 6 पोजीशन पर अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा हमें मुश्किलात होती है, ख़ासकर एशियन विकटों पे स्पिनर्स के खिलाफ खेलने में। सरफराज के हवाले से क्या कहेंगे आपके, क्योंकि आप खुद इस वक्त जो रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन बनी है उसके सेक्रेटरी के तौर पे जोन 2 के काम कर रहे हैं, क्या कहेंगे? कराची का कोई लड़का टीम में शामिल कल के मैच में नहीं देखा, फिर सऊद शकील है टीम में शामिल ज़रूर है, लेकिन हम देखते हैं कि उन्हें अगर ये मौका फराम नहीं किया गया इस सीरीज़ के अंदर तो ऑटोमेटिक है वो एशिया कप के टीम में मौजूद नहीं है, वो वैसे ही बाहर हो जाएंगे। मुश्किलात तो हमें फिर भी नज़र आ रही है मिडिल ऑर्डर पर। लेकिन जहाँ तक सरफराज की खिदमात का बात की आपने, जहाँ तक उनके कैलिबर की बात की, वो तो दुनिया को पता है कि किस तरीके से उन्होंने अंडर-19 वर्ल्ड कप से लेके हर फॉर्मेट के अंदर परफॉर्मेंस दी। और फिर वो जिस तरह फाइटिंग खिलाड़ी हैं उसने अच्छे ही उसने मतलब जो कप्तान कहलाते हैं, कोई बाई बर्थ कप्तान जो कहलाते हैं पाकिस्तान के अंदर, तो उनमें एक नाम सरफराज अहमद का भी है। तो हमारी बड़ी बदकिस्मत ये है कि जब कोई परफॉर्म कर रहा होता है तो कप्तान उसको हटा के एकदम से नए कप्तान लाते हैं, और फिर नए कप्तान को हम ग्रूम करने की कोशिश करते, बजाय इसके कि जब पुराना एक सीनियर कप्तान है, बहुत तजर्बेकार कप्तान है, काबिल कप्तान है, तो उसकी अंडर जो है एक दूसरा कप्तान हम तैयार किया जाए जिसको आपको फ्यूचर देख रहे हैं, जिसमें आप लाने जा रहे हैं, तो उसकी अंडर सुपरविजन उसमें आपको नायब कप्तान तैयार करना चाहिए। बजाय इसके जिस तरीके से सरफराज अहमद को तीनों फॉर्मेट से हटा दिया गया, तो एक बड़ा एक निशान है कि सारे जिस फॉर्मेट पे, तो उससे इंटेंशन जाहिर करती है कि उनकी इंटेंशन क्या थी। वरना यही था कि कम से कम उसको 2020 फॉर्मेट में साथ लेके चलते, 2020 फॉर्मेट के कप्तान देने चाहिए था। बाबर आजम के ऊपर इतना बोझ डाल दिया गया, जिस पे शुरू में हम सब ने भी बहुत तनकीद की, चूँकि बाबर आजम जो हैं बाई बर्थ कप्तान नहीं है, उनको बर्थ कप्तान बनाया जा रहा है। और जिस किस्म के वो बैट्समैन हैं उसमें सारे यकीनन उनकी कारकर्दगी बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा सरमाया है बाबर आजम।
तो यकीनन हम उस पर बोझ डाल के लेकिन दीगर ममालिक में भी देखें आरिफ साहब है तो कप्तानी के दूसरे प्लेयर्स को भी सौंप दी जाती है। जिस तरह अगर हम पड़ोसी मुल्क इंडिया की मिसाल देख लें, कोहली के साथ विराट शर्मा कप्तानी कर रहे हैं तो एज ए सीनियर तो वहाँ पर भी प्लेयर्स मौजूद हैं। पाकिस्तान में ऐसा क्यों नहीं होता? मगर आप यही बात जो आपने सवाल किया, पूरी दुनिया में देख लेंगे बड़ी जल्दी जल्दी कप्तानों की शफलिंग हो रही है, और आज अफगानिस्तान की टीम की भी जो कारकर्दगी में तसलसल नहीं है उसकी बहुत बड़ी वजह कप्तानी है, क्योंकि उनके कप्तान ही सेट नहीं होने पा रहे। जिसका कप्तान जो पाकिस्तान है, जिसमें एक अरसे से कप्तान बाबर आजम को मुसलसल यूज़ कर रहे हैं, वरना दुनिया की दूसरी टीमों में देखने के इतनी जल्दी जल्दी कप्तान चाहिए जिसकी वजह से उनकी टीमें सेट। तो ये कप्तानी जो है ये एक बहुत बड़ा अंसर है कि जिस तरह आप टीम को लीड कर रहे हैं, फिर आपका जो कप्तान हो वो परफॉर्मर हो। तो बहरहाल सरफराज की खिदमत को, चूँकि वो स्पिन बॉलिंग का कल का आपने देखा, तो स्पिनर में तो बहुत अच्छा खेलने वाले एक्सपर्ट थे। फिर ये 50 ओवर की क्रिकेट है, 50 ओवर में इतना खेलना, हमारा सबसे बड़ा अलमिया ये है कि वर्ल्ड कप में मैं देख रहा हूँ कि अगर ये जहाँ पर बाबर आजम और ये रिजवान फेल नज़र आए तो मुझे बहुत मुश्किल नज़र आता है कि ये 50 ओवर भी पूरे खेल पाएँ। और यही देखें आप कल के मैच के अंदर बाबर आजम और रिजवान ने रन नहीं किया तो हम 47 ओवर के अंदर आउट हो गए। तो चूँकि ये सारी चीज़ें हमारी परफॉर्मेंस जो है ये वर्ल्ड कप के लिए हम टारगेट किए हुए हैं, तो ये बड़ा देखना पड़ेगा कि हम यहाँ पर अफगानिस्तान जैसी टीम के खिलाफ 50 ओवर्स भी नहीं खेल पाए और मुस्लिम पूरी इसके अंदर, वरना तो ये सारी चीज़ें। फिर वर्ल्ड में पाकिस्तान के लिए नाम रोशन करने वाले सऊद शकील टीम में शामिल नहीं है, क्या कहेंगे? उन्हें प्लानिंग 11 में शामिल नहीं किया जा रहा, कराची का कोई लड़का टीम में खेलता दिखाई नहीं दे रहा है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए ज़्यादती तो किसी भी सतह पे हो वो तो ज़्यादती है, और सऊद शकील ने जिस तरह अभी लास्ट परफॉर्मेंस किया, तो जब कोई लड़का इन्फॉर्म होता है तो उसको इसकी फॉर्म को फ़ौरन यूज़ करना चाहिए। तो चूँकि इन्होंने वर्ल्ड कप में टारगेट रखा ही नहीं सऊद शकील को, तो इसलिए उन्होंने इसे एशियन कप की टीम में भी नहीं रखा। मगर ये अफगानिस्तान की सीरीज़ में मैं समझता हूँ कि सऊद शकील को उनको खिलाना चाहिए था इन मैचों के अंदर, और मिडिल ऑर्डर के अंदर देखना चाहिए था कि सऊद शकील की जो करंट परफॉर्मेंस है 2020 तो एक अलग फॉर्मेट होता है, मगर ये वनडे और टेस्ट तकरीबन करीबी परफॉर्मेंस होती है इनकी। टेस्ट में अच्छी परफॉर्मेंस है, मुसलसल रन कर रहे हैं। अफगानिस्तान की सीरीज के अंदर जो मैं समझता हूँ कि सऊद शकील को इनको यूज करना चाहिए। सऊद शकील पे रियाजुद्दीन साहब की तरफ आते हैं। रियाज साहब क्या कहेंगे सऊद शकील के हवाले से? 2 मैचेस बाकी हैं, अगर एशिया कप और वर्ल्ड कप के लिए प्लानिंग 11 का हिस्सा बनाना चाहते हैं या आगे फ्यूचर देखना चाहते हैं सऊद शकील का, तो इन 2 मैचेस में उन्हें ज़रूर चांस मिलना चाहिए। उन्हें न सिर्फ 2 मैचेस में चांस मिलना चाहिए था, बल्कि उनको जो है एशिया कप की टीम में उनको होना चाहिए था। इसलिए कि जो एक हमारा माइंडसेट है और जो लोग बैठे हैं, और जो मैंने पहले आपसे बात कही कि ऐसे लोग मौजूद हैं जो कतई तौर पर ये नहीं चाहते कि उन लड़कों को जिनसे उनका कंफर्ट लेवल नहीं है या जिसका वो समझते हैं कि इनके पीछे कोई बैक नहीं है, इनकी कोई से नहीं है, और उसी की जगह बाज ऐसे लड़के हैं परफॉर्मेंस तो दे रहा है ना वो लड़का। यहाँ परफॉर्मेंस पे कोई अमल नहीं होता। यहाँ तो ये तो जिसकी ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस है ना उसको तो अब ये देखेंगे उसके पीछे कोई सोर्स नहीं है, फिर एशियन विकेटों पे अच्छी परफॉर्मेंस। वही मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे ये देखते हैं कि जिस लड़के की कोई सोर्स नहीं है, लॉबी नहीं है, और उसने अच्छी परफॉर्मेंस दे दी, तो फिर उनकी कोशिश ये होती है कि इसको कोई जवाब बना के किसी तरह से टीम से बाहर करें। ये उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी हाल ही में सऊद शकील ने, ये उनको उसकी सज़ा दी गई है एशिया कप की टीम में शामिल ना करके। जी आपने मतलब एक ऐसा लड़का जिसकी कोई लॉबी नहीं है, जिसकी कोई से नहीं है, और इसने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दे दी, मतलब उसने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया था। अगर कोई और सिलेक्शन कमेटी किसी दुनिया की, तो वो हर फॉर्मेट में रखती ऐसे प्लेयर को कि जब वो जो है किसी मतलब एक फॉर्मेट में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर सकता है, तो इसका मतलब है कुदरती तौर पे उसमें इतने गट्स हैं कि वो हर जगह अपने आप को एडजस्ट कर सकता है। लेकिन हमारे यहाँ एक माइंडसेट है, और बाज़ खिलाड़ियों के साथ उन्होंने ये तय कर लिया है कि इन खिलाड़ियों के साथ जो इस तरह के हैं उनके साथ ज्यादती करनी है। आपने देखिए ना, ये मतलब कहाँ का इंसाफ है कि एक खिलाड़ी जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहा है, 7 निस्फ सेंचुरीज हैं उसकी, 100 है, एक डबल सेंचुरी है, इतने सारे रिकॉर्ड उसने तहस नहस कर दिए दुनिया के कई सालों के, और उसको आपने जो है मतलब एशिया कप में मतलब 18वें नंबर पे रखा है। आप तो उसको तजलील कर रहे हैं जिस तरह से इन्होंने एशिया कप में तो नाम ही नहीं है। वही मैं कह रहा हूँ, एशिया कप से तो बाहर है ना। अब अगर उन्होंने चांस दे भी दिएगा ना, तो उनकी जहन में ये होगा, इंटेंशन ये होगी कि खुदा करे उनकी नज़र में, हमारी नज़र में तो वो परफॉर्मेंस देगा, इंशाल्लाह देनी चाहिए। वो ये सोच के देंगे कि यार ये किसी तरह से मतलब खराब परफॉर्मेंस हो, ताकि हाँ फ्लॉप हो, ताकि हमारा जवाब पैदा हो जाएगा और हम इसको
लोग जो एशिया कप की बात करें, एशिया कप भी और वर्ल्ड कप से भी इसको बाहर करें, वरना ऐसे प्लेयर को तो अभी से इंडिया देना चाहिए था उसके कॉन्फिडेंस को बेहतर करने के लिए कि जी हम आपको वर्ल्ड कप की टीम में रखेंगे, ताकि वो मेंटली प्रिपेयर होता, माइंड मेकअप करता, उसका कॉन्फिडेंस लेवल जो है और हाई होता और वो और अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा करता। तो मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह से इन्होंने सरफराज अहमद के साथ ज्यादती की है, उसी ज्यादती को अब ये दोहरा रहे हैं शकील सऊद के खिलाफ। और देखें ना, फवाद आलम के साथ ज्यादती की। अच्छा, ये एक माइंडसेट है, एक जगह शायद बनती जरूर दिखाई दे रही है। अगर आप दो स्पिनर्स के साथ, कल भी आप गए हैं शादाब और उसामा मीर के साथ, आप वहां पर अगर सऊद शकील को टीम में शामिल कर लें, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी इफ्तिखार अहमद भी बॉल करते हैं, सलमान अली आगा भी बॉल करते हैं, आपके 50 ओवर तो मेंटेन हो जाएंगे। फिर आपके फास्ट बॉलर अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा कर रहे हैं। बहुत बहुत अच्छी आपने मतलब बड़ा अच्छा एनालिसिस किया, बड़ी सही बात की। अच्छा, इन तमाम चीज़ों से कतई नज़र जो मतलब इतने सालों के बाद आपको एक ऐसा एक्स्ट्रॉर्डनरी मतलब प्लेयर मिला है, बल्कि इंटेलिजेंट आपको मतलब एक ऐसा बैट्समैन मिला है, उसके लिए तो सारी चीजें जवाब होनी नहीं चाहिए थी। उसको तो ये कहना चाहिए था कि जी हमें एक ऐसा प्लेयर मिल गया, अब हम जो है इसे वर्ल्ड कप तक लेके चलेंगे, ताकि उसका दिल और बड़ा होता, उसका दिल खुलता। फिर ये कि ये मैसेज जो है नीचे जो नौजवान आ रहे हैं उनको जाता है, उनका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता, वो और अच्छी जुस्तजू करते और अच्छी परफॉर्मेंस पेश करते। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि बाज़ बाकायदा तौर पर जो हमारी क्रिकेट बोर्ड में एक माइंड सेट है, आप ये देखें ना, जब वकार यूनुस हुआ करते थे तो सरफराज अहमद को टीम से बाहर कर दिया करते थे, और ऑस्ट्रेलिया में जब ये खेल रहे थे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक सहाफ़ी ने वकार यूनुस से सवाल किया था कि जी आपकी टीम की ओपनिंग बैट्समैन जो है फेल हो रहे हैं और ये जो है ओपनिंग भी कर सकते हैं, तो कौन? सरफराज। तो वकार यूनुस का कहना था कि अच्छा मुझे तो पता नहीं। तो मैं कहने का मकसद ये, देखें जो टीम के कोचेस होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं, वो बाप का दर्जा रखते हैं। अगर आप मतलब ये कि अगर आप कोच हैं तो फिर आपको सारी चीज़ें जो हैं वो बालाए ताक रखनी चाहिए, चाहे आपकी मतलब मुखालफत हो या आपके अंदर कोई तासुब हो, उसको आपको बालाए ताक रखना चाहिए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमारे यहाँ एक ऐसा माइंड सेट है, ऐसा एक ग्रुप है। अब जैसे कि इंजमामुल हक साहब हैं, नो डाउट उनकी बड़े कारनामे हैं, हम उनको मतलब उसकी दिल से कदर करते हैं। इसी तरह मिसबाहुल हक की कदर करते हैं कि बड़े काम कायद और उन्होंने बड़े अच्छे कारनामे अंजाम दिए। लेकिन अगर आप खास एक तबके के खिलाफ ज्यादती के तनाजुर में देखें तो आप ये समझें कि उन्होंने अभी इब्तिदा कर दी है, किसने? मिसबाहुल हक ने भी, इंजमामुल हक ने, सऊद शकील खास तौर से, और सरफराज के साथ तो ज्यादती होती रही। अच्छा, यही ज्यादतियां और यही हरकतें आप जो है मतलब अहमद शहजाद से करते भी रहे, अहमद शहजाद के साथ यही ज्यादतियां आप उमर अकमल के साथ करते रहे। मतलब उनको तो खैर चलें, आपने डिसिप्लिन का मामला था, लेकिन आपने उस वक्त उनको कंट्रोल नहीं किया जब करना चाहिए था, और जब वो अच्छी परफॉर्मेंस पेश करने लगे तो आपने उनके कैरियर से खेला और दोनों को बाहर कर दिया। उमर अकमल और अहमद शहजाद हमारी तारीख की क्रिकेट के अच्छे मतलब खिलाड़ी थे, लेकिन आपने उनको जाया किया, और वही कुछ हरकत आप जो है इधर हमारे यहाँ के साथ भी होती हुई नजर आ रही है। नौजवान खिलाड़ियों की बात हो रही है, आरिफ वही खान साहब है तो रीजनल जोन के ट्रायल्स है अंडर 13 के तकरीबन 11-12 साल के बाद है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है करा रहा है। ये टूर्नामेंट माजी में हुआ करता था, शायद किसी बेस पर ये टूर्नामेंट रोक दिया गया, अब फिर इसको बाकायदा तौर पर रन कर रही है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, और फिर रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन कराची, जहां पर इन्होंने अभी बाकायदा तौर पर अपना काम करना शुरू किया है। जिस तरह नदीम उमर साहब काम कर रहे हैं, सेक्रेटरी जावेद खान साहब काम कर रहे हैं, क्या समझ रहे हैं कि ये 11-12 साल के बाद, इस गैप के बाद है बाकायदा तौर पर अंडर 13 टूर्नामेंट स्टार्ट हो रहा है, जिसके ट्रायल से बाकायदा तौर पर तमाम ही जोन में लिए जा रहे हैं। कितना टैलेंट निकल कर आ रहा है। यही जगह है जहां से हम माजी में भी चीखते रहे कि ग्रास रूट लेवल पर काम हो, ग्रास रूट लेवल पे, तो ये ग्रास रूट लेवल है जहां से अब काम करने की आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जी, ये कराची क्रिकेट की बड़ी बदकिस्मत मिल रही है कि ये 5-6 साल हम लोगों ने बिल्कुल एडॉक के अंदर ये गुजारे यहाँ पर, जिसकी वजह से कराची क्रिकेट को बहुत नुकसान हुआ, ख़ास तौर पर ये क्लब क्रिकेट को बहुत नुकसान है। आपने पिछली दफ़ा ये सवाल किया था कि कराची क्रिकेट में जो कि हमारे कराची के लड़के क्यों नहीं आ रहे यहाँ पर, तो इसकी वजह यही है ग्रास रूट पर क्लब क्रिकेट में 6 साल से क्रिकेट जो है बिल्कुल हैंग हुई हुई थी। अब ये नदीम उमर साहब और जावेद अहमद खान साहब, सर आप बता देना सऊद शकील के बाद कोई ऐसा बैटर साहब को नजर आ रहा है जो पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर सके? बैटर्स की बात कर रहा हूँ। देखिए, सऊद शकील की बात तो अभी हम जो जिस तरह ट्राइज ले रहे हो या देख रहे हैं, अंडर 13, 16, 19 देख रहे हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा कराची के अंदर टैलेंट नज़र आ रहा है। और ये सऊद शकील की बात हो रही थी, तो थोड़ा सा सवाल में पीछे वापस जाना चाहूँगा कि ये इन्होंने टेक्निकली मिस्टेक ये किया अफगानिस्तान सीरीज़ के अंदर, तो क्योंकि हमारा एक माइंड सेट बना होता है कि सऊद शकील को खिलाना या नहीं खिलाना, मतलब टेक्निकली मिस्टेक इन्होंने यूँ की कि चूँकि ये अफगानिस्तान के बॉलर चूँकि हर पूरी दुनिया को डिस्टर्ब करते हैं, और ये सलमान अली आगा जो है सऊद शकील की नंबरों पर खेलते हैं इन पर, तो सलमान अली आगा इतना अच्छा नहीं खेल सकते टेक्निकली, क्योंकि वो लेफ्ट आर्म है और राइट आर्म है, तो जो सलमान
बना लिए। आगा जो ये सऊद शकील लेफ्ट आर्म बैट्समैन दोनों मुजीब रहमान और राशिद को जितना अच्छा लेफ्ट आर्म खेल सकता है, सऊद शकील की बात हटा दें, जितना लेफ्ट आर्म मुजीब रहमान और राशिद खान को खेल सकता है उतना राइट आर्म निकलता है। ये एक टेक्निकली चीज़ थी जिसके उन्होंने मिस कर दिया अंदर। अभी 2 मैचेस बाकी हैं आरिफ साहब, तो बिल्कुल इसमें यूज़ करना चाहिए, इनको कोचेस को देखना चाहिए और शायद इंशाल्लाह कोशिश करें, भरपूर चांस देनी चाहिए। बात हो रही थी रीजनल क्रिकेट की अंडर 13 की, तो ये बड़ा इनिशिएटिव लिया उन्होंने नदीम उमर साहब ने, जावेद अहमद खान साहब ने, कि हमने दोबारा से एक रिवाइवल की 10-11 साल के बाद अंडर 13 क्रिकेट की। और हमारी मीटिंग में भी यही बात थी कि हमने ग्रास रूट लेवल को बहुत ज़्यादा हमने प्रमोट करना है, क्लब क्रिकेट को, क्योंकि कराची क्रिकेट जो है इसी वजह से बहुत ज़्यादा पीछे चली है। खिलाड़ी अब बहुत कम, जो टैलेंटेड खिलाड़ी हैं बहुत कम रह गए। तो अब अंडर 13 के चूँकि ट्राइल्स भी हो रहे हैं, सारे जोनों के अंदर तकरीबन ट्राइल्स भी मुकम्मल हो गए हैं और ये सितंबर के फर्स्ट या सेकंड वीक में आप देखेंगे आल कराची रीजनल जोनल जो है यहाँ पर एक अच्छे लेवल पे टूर्नामेंट होगा जिसमें बड़े बासलाहियत खिलाड़ी मिलेंगे। और ये बड़ी ज़रूरत है कि कराची में कि ग्रास रूट लेवल को सबसे ज़्यादा प्रोमोट किया जाए। और ये बड़ी बदकिस्मती कि हम जो टॉप की क्रिकेट होती है हम उसको तो उस पर नज़र रखते हैं, मतलब क्रिकेट के अगर 4 पार्ट किए जाएँ तो एक इंटरनेशनल क्रिकेट होती है 25%, उसके बाद नीचे फर्स्ट क्लास होती है एक पार्ट वो होता है, उससे नीचे जो है फिर रीजनल क्रिकेट का एक पार्ट होता है और सबसे नीचे होता है क्लब क्रिकेट का एक पार्ट। तो हम जो है ऊपर के दोनों पार्ट को तो बहुत ज़्यादा अहमियत देखते हैं, ग्लैमर होता है सारे सब कुछ फाइनेंशियली भी और मीडिया साइड पे भी, मगर हम सबसे ज़्यादा जो मिस कर रहे हैं क्लब क्रिकेट को और ये ग्रास रूट लेवल को, जिसकी वजह से ये हमारी क्रिकेट अब कुछ अर्से के बाद अगर हमने इसको प्रमोट नहीं किया तो क्रिकेट वाकई बहुत पीछे चली जाएगी, बहुत पीछे चली जाएगी। थोड़ी सी बात प्रमोट की हो रही है तो अब हम देख रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बाकायदा तौर पर आर्ट रीजन और डोमेस्टिक जो है बाकायदा तौर पर डिपार्टमेंट के भी टूर्नामेंट स्टार्ट करने का अंदिया दे दिया है। क्या कहेंगे, डिपार्टमेंट टूर्नामेंट भी स्टार्ट होंगे तो खिलाड़ियों को तो रोजगार मिलेगा क्योंकि बहुत से डिपार्टमेंट बंद है। देखिए जब से ये इन्होंने शेड्यूल दिया है कि डिपार्टमेंट का और ग्रेड 2 का ग्रेड 1 का सारा इसके अंदर, चूँकि सितंबर में तो रीजनल क्रिकेट शुरू हो रही है, रीजनल ग्रेड 2 शुरू हो रही है, तो खिलाड़ियों के अंदर यकीनन एक बहुत बड़ी खुशी की लहर डोल गई है क्योंकि बड़े इनसिक्योर थे खिलाड़ी। यहाँ पर बहुत सारे खिलाड़ियों का मुस्तकबिल जो है वो तारीक हो गया था फाइनेंशियली भी और उनको इतनी क्रिकेट भी नहीं ली, मगर अभी जो आए थे इन्होंने जो डोमेस्टिक स्केड्यूल दिया सारा तो बहुत तवील और ये तकरीबन ये जो सीज़न है ये बहुत ज़्यादा इसके अंदर क्रिकेट होनी है। मगर सबसे बड़ी सवाल ये पैदा होता है कि ये क्रिकेट अनसर्टेनिटी हमारे मुल्क के अंदर इतनी ज़्यादा है कि हर आदमी इस में रहता है अनसिक्योर में कि ये चीज़ हो पाएंगी भी नहीं हो पाएंगी। आए दिन देख लेंगे अभी कितने, जैसे रियाज भाई ने कहा कितने अरसे के अंदर हमारे कितने चेयरमैन चेंज हो गए सारे ये, और अभी भी ये पूरा ये एडॉक सिस्टम चल रहा है कि कल भी कुछ सारी चेंजेस आई है सारी। तो ये जो जब तक हमारे इल्म में स्पोर्ट्स की सबसे बड़ी बदकिस्मती यही है कि एडॉक सिस्टम पे हम लोग बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। जब तक हम परमानेंट सोल्यूशन की तरफ नहीं जाएंगे तो बहुत ज़्यादा हम जो है उसमें नताइज हासिल नहीं कर पाएंगे। तो ये इनसिक्योरिटी इन सारी खिलाड़ियों के अंदर भी है, डिपार्टमेंट में भी है, मगर मैं भी चूँकि इसमें इन्वॉल्व रहा सारी डिपार्टमेंट क्रिकेट के अंदर, तो अब खिलाड़ियों के अंदर ये है कि कम अज़ कम उनसे होगी तो वो उससे ज़्यादा अच्छी क्रिकेट खेलेंगे और ज़्यादा अच्छा टैलेंट नज़र आएगा, ज़्यादा अच्छा टैलेंट नज़र आएगा। लेकिन शायद थोड़ा सा नुकसान अगर हम देख लें तो अमेरिका में बहुत ज़्यादा क्रिकेट हो रही है, पाकिस्तानी प्लेयर्स वहाँ बहुत ज़्यादा जा रहे हैं, डोमेस्टिक के प्लेयर भी बहुत ज़्यादा जाते दिखाई दे रहे हैं। फ़र्क पड़ेगा आपको? देखिए फ़र्क ये पड़ेगा, भी पीसीबी ने अपनी पॉलिसी अपनाई है कि उन्होंने कि किस किस लीग के अंदर उन्होंने इजाज़त देनी है, किस में नहीं देनी है एनओसी। जो हमारे करंट प्लेयर हैं जो खेलने वाले हैं उनको तो देखना चाहिए कि बहुत ज़्यादा लीग क्रिकेट की वजह से हम जो है बहुत लंबी क्रिकेट नहीं खेल पा रहे। अभी हमारा डोमेस्टिक सीनियर डिस्ट्रिक्ट चल रहा था तो उसके अंदर यही हो रहा है कि खिलाड़ी बहुत ज़्यादा शॉर्ट फॉर्मेट के खेलने, और ये 3 दिन के क्रिकेट में तो मुझे बड़ा अफसोस भी हुआ कि इतनी 3 दिन के क्रिकेट के अंदर खेलने वाले खिलाड़ी बहुत कम नजर आए जिनकी फिटनेस सारी चीज़ें। तो ये इतनी ज़्यादा क्रिकेट जो होगी ये इसके अंदर क्रिकेट तो प्रमोट होगी, उसकी वो क्रिकेट साइड अगर क्रिकेट को प्रमोट करें, वो मेरे ख्याल में फाइनेंशियली साइड पे चलें तो अच्छी चीज़ है। मगर ये जो प्रोफेशनल क्रिकेट है इसको प्रोफेशनल और फाइनेंशियल क्रिकेट को हमने बिल्कुल अलग करना पड़ेगा। अगर प्रोफेशनल क्रिकेट खिलाड़ी तो पैसे की तरफ जा रहे हैं आजकल, नहीं खिलाड़ी पैसे की तरफ जा रहे हैं, मगर वही खिलाड़ी जो है इनका ये पीसीबी के जो पैकेज हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, मगर ये कि इनको अपनी कोई एक कानूनी पॉलिसी ऐसी बनानी चाहिए जिसकी वजह से बाकायदा तौर पर बनानी चाहिए। रियाजुद्दीन साहब, बात हो रही है अमेरिकन लीग के हवाले से, बहुत से क्रिकेटर पाकिस्तानी जा रहे हैं, क्या कहेंगे कितना नुकसान होगा पाकिस्तान को? कोई नुकसान नहीं होगा मेरे ख्याल से। हमारे पास टैलेंट इतनी बड़ी आबादी माशाल्लाह 25 करोड़ की आबादी है, अगर जो मेरिट पे और जो सर कराची के टैलेंट को तो ज़ाया किया जा रहा है, वो तो हर दौर में ज़ाया किया जाता रहा है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमें कम से कम अगर हम कोई चीज़ दुनिया में पाकिस्तान जो है उसकी एक्सपोर्ट कम हो गई है, कोई चीज़ एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, कम से कम प्लेयर्स तो एक्सपोर्ट करें जिनकी अच्छी मतलब वो अच्छी क्वालिटी के भी हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस भी दे रहे हैं और इस काबिल भी हैं, उनमें इतनी कैपेसिटी भी है, उनमें इतनी कैपेबिलिटी भी है। तो यही तो बड़ी चीज़ रहेगी, अगर हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं तो ठीक है, दुनिया को इससे मुस्तफ़ीज़ होने चाहिए और इससे जो आपका मतलब इस ज़रिए मुबादला मिलेगा वो ज़ाहिर है पाकिस्तान आएगा, उनको जो पैसे मिलेंगे तो वो अपनी फैमिली को यहाँ भेजेंगे, उनका किचन आबाद होगा। तो एक
मैं समझता हूँ अच्छी बात है, और ये एक तरह की एक और शोभा हमें मिल गया है अपनी चीज़ों को एक्सपोर्ट करने का। तो मेरे ख्याल से जितने लड़के जाएं उतना ज़्यादा अच्छा है, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर अपनाना चाहिए और लड़कों को इजाज़त देनी चाहिए। देखें वेस्ट इंडीज़ भी तो दे रहा है, उनके यहाँ पैसे की कमी थी, वो भी चाह रहे हैं कि भाई ठीक है उनके लोग जो है बाहर जाएँ, खिलाड़ी ज़्यादा लीग खेलें, और उसको ज़ाहिर है जो पैसा कमाएंगे वो भेजेंगे अपने मुल्क में, तो उसका एक अल्टीमेटली फ़ायदा हो गया। फिर पाकिस्तान की आबादी इतनी है, पाकिस्तान का पैशन जो है क्रिकेट है, हर नौजवान क्रिकेट में लगा हुआ है। आप ये देखें कराची में ही खुद कितनी अकेडमीज हैं, लाहौर में देख लें, पेशावर में, मैं समझता हूँ पाकिस्तान के हर शहर में मतलब क्रिकेट की अकेडमीज हैं, और वहाँ पे आप देखें 2-2, 300 बच्चा वहाँ जा रहा है। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है, ये हेल्थी एक्टिविटी। हमें खुद देख के खुशी होती है कि मतलब मैदानों में जो है बच्चे जो है खेलते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ नहीं, हॉकी नहीं खेल रहे, फुटबॉल नहीं खेल रहे, एक तादाद में हॉकी फुटबॉल भी खेल रहे हैं, दूसरे गेम से ही इन्वॉल्व हैं, लेकिन चूंकि पैसे की चमक है, ये प्रोफेशनल खेल है, उन्हें पता है कि अगर इसमें मतलब ये कि आप अगर 1-2 महीने भी पाकिस्तान की टीम में आ गए तो आपकी सारी महरूमियां जो है दूर हो सारी जाएंगी। महरूमियां नजर तो ये आएंगी। अच्छी बात है, रियाजुद्दीन स्पोर्ट हो साहब, रहा है, हमारे प्लेयर को अच्छी बात है। अगर बात कर लें हम एशिया कप के हवाले से, तो नेपाल की क्रिकेट टीम आज कराची पहुंच गई है। पहले उन्हें थोड़े से देर से आना था, लेकिन वो जल्दी आ गई ताकि एशिया कप की भरपूर तौर पर वो तैयारी कर ले। कराची में बाकायदा तौर पर आज वो लैंड किया उन्होंने। और क्या कहेंगे नेपाल की टीम के हवाले से? फिर यहाँ पर वो 2 दिन प्रैक्टिस करेंगे, अब फिर एक प्रैक्टिस मैच भी उन्होंने खेलना है। क्या कहेंगे नेपाल की टीम के हवाले से? जी बिल्कुल, नेपाल की टीम तो मतलब आ गई है, और ये बड़ी अच्छी बात है, हम उनको खुशामदीद कहते हैं। और जहाँ तक उनकी परफॉर्मेंस की बात है, उसके लिए तो खैर हम दुआ कर सकते हैं। और देखें कोई भी टीम किसी भी वक्त अच्छी मतलब परफॉर्मेंस के पेश कर सकती है, और ये ज़रूरी नहीं है कि नेपाल की टीम ना पेश कर सके, लेकिन ये कि बहरहाल जब 2 टीमें ग्राउंड में उतरती हैं तो ये ज़रूर देखा जाता है कि किस टीम का ट्रैक रिकॉर्ड जो है अच्छा है, किस टीम ने पीछे कितनी कामयाबियाँ हासिल की हैं। तो उसमें तो कोई शक नहीं है कि अगर आप ऑन पेपर देखें तो पाकिस्तान का और ज़ाहिर है नेपाल का कोई मैच नहीं है। मैं ये समझता हूँ, मुझे मतलब ज़ाती तौर पे उस वक्त ज़्यादा अच्छा लगता, ज़्यादा अच्छी खुशी होती जब कोई मतलब इंडिया, बांग्लादेश या श्रीलंका की टीमें जो हैं वो ओपनिंग सेरेमनी का मैच जो है मुल्तान में खेलती। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान चूँकि मतलब क्रिकेट में अंदरूनी खल्फशार का शिकार है, और दूसरी चीज़ें में मतलब बाज़ जहाँ हम बहुत चीज़ों में मजबूत हैं, वहाँ बाज़ ऐसी हमारी कमज़ोरियाँ हैं जिसका फ़ायदा जो है ICC भी उठाती है, ACC ने भी उठाया, और इंडियन क्रिकेट बोर्ड के जो मतलब ऐसे लोग हैं उन्होंने भी उठाया, जयशाह ने भी उठाया कि हमें हाइब्रिड मॉडल तक वो ले गए, और उसके नतीजे में यानी 9 मैचेस वहाँ हो रहा है, नाम का एशिया कप यहाँ हो रहा है, और यानी आप ये देखें कि ओपनिंग मैच जो उन्होंने रखा है वो रखा है नेपाल के साथ। यानी ठीक है हो रहा है, मुल्तान में हो रहा है, पाकिस्तान में हो रहा है, अच्छी बात है, लेकिन आप ये देखें ना कि अगर आप वैसे अगर देखें प्रोफेशनली उस अंदाज से देखें तो उसमें कोई चार्म नहीं है। कम से कम श्रीलंका की टीम होती या कम से कम बांग्लादेश की टीम होती तो आपको एक मतलब एहसास होता कि हाँ यार चलो किसी एशिया कप का जो ओपनिंग सेरेमनी का मैच है वो आपके मुल्क में हो रहा है, आपको इत्मीनान होता। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जब तक हम अपनी चीज़ों को दुरुस्त नहीं करेंगे, हम अपने अंदर मतलब ये कि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, हमें जब तक स्टैंड लेने की कैपेबिलिटी और कैपेसिटी नहीं आएगी, और इसी तरह मतलब हम कमज़ोर फैसले लेंगे, तो इंडिया के जो लोग एशियन क्रिकेट काउंसिल में या इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में वो हमारे साथ यही सलूक करते रहेंगे। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब दुबई का मतलब ICC वर्ल्ड कप हो रहा था 2021 में दिसंबर में, तो उस वक्त जो वो प्रोमो बना था तो उसमें मतलब तस्वीर नहीं थी कहीं किसी भी हमारे प्लेयर की, और अभी एक मतलब फिर उन्होंने ऐसे ही किया था, और उसके बाद फिर हमारे जो है प्लेयर्स की तस्वीर रखी। तो ये इंडियंस का डोमिनेशन जो है ICC में भी है और ACC में भी है, और उसकी वजह मेरे ख्याल से ये है कि जाहिर है इंडिया एक बड़ा मुल्क है, और जाहिर है उसका पैसा जो है ICC में ज़्यादा इन्वॉल्व है, उनको मिलता है, तो उसकी वजह से वो भी जो है उनके मतलब गुण गाते हुए नजर आते हैं। लेकिन हमें अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना होगा, हमें स्टैंड लेना होगा, जिंदा कौमों की तरह बावकार तरीके से हमें अपने फैसले करने होंगे, और हमें हाइब्रिड मॉडल आइंदा कभी पड़ेगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। रियाजुद्दीन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आरिफ ईद खान साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सब जलाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दे। पाकिस्तान जिंदाबाद। लेकिन जाते जाते नेपाल की क्रिकेट टीम जो है कराची पहुंची है, हमने इसी हवाले से एक छोटा सा पैकेज तैयार किया, वो पैकेज देखें। नेपाल क्रिकेट टीम एशिया कप में शिरकत के लिए कराची पहुंच गई। नेपाल और पाकिस्तान के माबैन एशिया कप का इफ्तिताई मैच 30 अगस्त को मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। नेपाल की टीम कराची में 2 दिन प्रैक्टिस करेगी और 1 दिन प्रैक्टिस मैच खेलेगी। नेपाल क्रिकेट टीम 27 अगस्त को कराची से मुल्तान रवाना हो जाएगी,
जहां एशिया कप का इफ्तिताई मैच पाकिस्तान और नेपाल के दरमियान 30 अगस्त को मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा।